सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज है यौम पाकिस्तान। आज 23 मार्च है, वो तारीख़ी दिन जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसने हमें एक आज़ाद वतन की राह दिखाई। ये दिन सिर्फ तारीख का बाब नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि कायदे आज़म और उनके साथियों ने किस अज़्म और हौसले से पाकिस्तान की बुनियाद रखी, पाकिस्तान को कायम किया। आज का दिन है इनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन, जिसने हमें जोड़े रखा है। और आज का दिन सिर्फ कुर्बानियों का ही दिन नहीं है, बल्कि उन खुशियों को मनाने का दिन है कि आज जिसकी वजह से हम एक अजीम कौम बने। आज आईन पाकिस्तान का दिन है, आज शख्सी आज़ादी का दिन है, आज पाकिस्तान में बसने वाले हर उस शख्स का दिन है जो इस मुल्क व मिल्लत का खैर खा है, जो है वो मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो या पारसी या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। आज अवाम पाकिस्तान का दिन है, आज 24 करोड़ अवाम का दिन है। और ये बातें किसी ज़ुबानी जमा खर्च तक ही महदूद नहीं है। जो मुल्क में इंतशार दहशत गर्दी फैलाते हैं, उनके वारिस मौजूद होते हुए भी उनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। 13 मार्च को जंदोला फोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें मारे जाने वाले ख्वारजी नईम खान के वालिद, ख़ानदान वालों का, गाँव के मोअज़्ज़िज़ीन ने नईम खान से मुकम्मल ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। डेरा इस्माइल खान के 20 से ज़ायद मुशरान और नईम खान के वालिद अहमद खान ने एक जिरगे में इस बात का ऐलान किया है। इस मौके पर अहमद खान का 2 टोक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1 साल 3 महीने पहले वो नईम खान के पास कुरान लेकर गए थे, लेकिन उसने कुरान भी रद्द कर दिया। ऐसे में मुझे ना उसकी लाश चाहिए ना ढांचा। एक बाप के मुंह से ये अल्फाज अपनी औलाद के लिए तारीख का हिस्सा बनेंगे कि ख्वारजियों के लिए ना कोई इज्जत ना जनाजा, मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। मा कुरान पसी वारो मोर द कुरान तस्को द कुरान बेफरमान सुज मा बचाई न दे कना नज़मा पकार दे दा माला ताल्लुक दे कि कम करे द खपल इंजके द खपल फौज द खपल आर्मी हिफाजत नसी कोला द खपल जान हिफाजत नसी कोला द दस्तबरदार मादा बयान वर कड़े दे और द खबर सवई जे द जनरला की मरसवई दे कना बे हम मान दला द लाश पकार दे नमा द ढांचा पकार द जल द बेजार है पहाई जहान हम बेजार है पहाड़ जहान हम बेजार है माला द सरी ताल्लुकात नस समीरा खान एडवोकेट कृष्ण मोज़ी से मेरा ताल्लुक़ है। और जो जंडोला में हमारे गांव का एक ख़वारिज मारा गया था नईम, मैं एक बात इसमें मज़ीद इजाफा ये करता चलूँ कि नईम के वालिद अहमद खान ने पहले भी अपने बच्चे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और कभी भी इनका ताल्लुक जब से ख़वारिज बना था इनका ताल्लुक नहीं रहा अपने बेटे के साथ। इनका न पहले कभी ताल्लुक रहा और मुस्तकबिल के लिए भी इंशाल्लाह मैं भी और हमारे गांव वाले गारंटी देते हैं कि इन कामों में मुलविस नहीं होगा। और हम दुआगो हैं पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए कि अल्लाह करे पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अमन का गवारा बने, हमारा इलाका अमन का गवारा बने और पाकिस्तान फौज जिस मकसद के लिए हमारे इलाके में आई है अल्लाह ताला इनको अपने नेक मकसद में कामयाब करे, पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे और पाकिस्तान को अल्लाह अमन का गवारा बना दे। ये है पाकिस्तान और ये है उसके गयूर और बाशऊर अवाम। हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। कितनी बड़ी अचीवमेंट है रियासत की। आज का दिन है, 23 मार्च का दिन है। कितनी बड़ी ये कामयाबी है कि अवाम भी अब समझने लग गए हैं कि जो बैरूनी दुश्मन है उनके आलायकार बनने वाले किसी सूरत मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते हैं, चाहे उनकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। बिल्कुल जी, मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान की पूरी कौम और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज यौम पाकिस्तान है और मैं समझता हूँ आज का जो तारीख़ी दिन है जो आपने सवाल किया उसके एतबार से भी 3 लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। पहली बात तो ये है कि इंसानियत की तारीख़ में ये एक इंतहाई तारीख़ साज दिन था कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बलबला अंगेज़ क़यादत में जब पूरे बरसग़ीर के मुसलमानों ने एतमाद का इजहार किया और आज के दिन ये अहद किया कि उनका मुस्तक़बिल
उनकी जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, उनके नज़रिए ज़िंदगी की आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के हुसूल में पिन्हा है। तो आप देखिए जब पूरी कौम जो है आज के दिन 23 मार्च को 1940 को लाहौर में जमा हुई कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में, तो सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे में दुनिया की सबसे अजीम तरीन इस्लामी मुमलिकत वजूद में आई। और इससे सबसे बड़ा सबक तो ये मिलता है कि देखिए उस दौर में बरतानिया एक सुपर पावर था। उस दौर में हिंदू जो था वो अंग्रेज़ का बहुत करीबी भी था, उनका असर रसूख और वसाइल भी ज़्यादा थे, उनकी आबादी भी ज़्यादा थी। और ख़ुद मैं अब तीसरा पहलू बताना चाहता हूँ जो आज के जिनसे बहुत जुड़ा हुआ है। उस दौर में भी जो निस्बतन क़दामत परस्त या इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले जो अनासिर थे वो पाकिस्तान और क़ुबानी पाकिस्तान के भी शदीद मुखालिफ थे। लेकिन अवाम की भरपूर ताईद, हिमायत और इत्तेहाद के नतीजे में कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ को भी कायल किया, मुसलमानों को भी महफूज तरीके से, कानूनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से पाकिस्तान की मंजिल दिलाई। तो मैं समझता हूँ आज भी पाकिस्तान को जिन सियासी, समाजी और माशी और सलामती के मसाइल का सामना है, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम तारीखी सबक पिन्हा रखे हुए है कि हमें आज भी उसी तरह अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना है, अपनी चाहे सफ़ों में से हों या बैरूनी हों, उनकी साजिशों को भांपना है जो कि मुसलमानों में बेयकीनी पैदा करना चाहते हैं, जो बददिली पैदा करना चाहते हैं, जो फ़िरका वारियत पैदा करना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। और ये जिन बुज़ुर्ग का आपने जिक्र किया, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनको सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए और पाकिस्तान की जो मुहिब्बुल वतनी है उसको अपने खून पे, अपने बेटे की जान पे, उसके जनाजे पे तरजीह दी। ये वो साबित करती है बात कि हर पाकिस्तानी के दिल में, उसके रूह में, उसके दिमाग में पाकिस्तान की जो मोहब्बत पिन्हा है। हमारे दोस्त तो है उसको समझते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन जो हैं ना उसमें कमी ला सकते हैं, ना इस ईमान को जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पे हर पाकिस्तान के दिल में मुअज़्ज़न है उससे मुतज़लज़ल कर सकते हैं। राइट। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अहमद खान जैसे बहुत हैं जो सामने आना चाहते हैं। अब अहमद खान के इस दलेराना इक़दाम से आप क्या समझते हैं, कितनों को और हौसला मिला होगा? जी, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसको उजागर करना और हर पाकिस्तानी के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे दुश्मन और हमारे दरमियान जो उनके एजेंट्स हैं, जो मुनाफिकीन हैं, वो भी देख लें कि एक बाप जो है पाकिस्तान की मोहब्बत को, पाकिस्तान की अज़मत को के सामने अपने बेटे, अपने जवान बेटे, अपने खून को भी कुर्बान करने में उसको कोई तामुल नहीं होता अगर वो इसके नज़रिए और इसकी सलामती के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। तो मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का हर शहरी कितना बाज़मीर और कितना बाशऊर है। और मैं समझता हूँ ऐसे सैकड़ों वालिदैन जो हैं, वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ आज भी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हर शहीद, हर फौजी, हर जवान की मैयत जब उसके गांव पहुँचती है तो उसके वालिदैन जो हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि उन्होंने जिस ज़मीन की आबियारी जो है अपने खून से की है, अपनी मोहब्बत से की है, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मोहब्बत, खुलूस और अज़मत के सामने कोई कुर्बानी जो है उससे ये कौम और इसका हर बाशऊर और गैरतमंद शहरी दरेग नहीं करेगा। बिल्कुल, कोई भी बाशऊर शहरी दरेग नहीं करेगा। और ये उन लोगों के लिए भी मोहम्मद अली साहब कितना बड़ा तमाशा है जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों को के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की जाती है तो उस पर तनकीद करते हैं बैरून मुल्क बैठकर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। जी बिल्कुल, मैं तो मिसाल देना चाहता हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की, कि बहुत से जो कुफ़ार थे उनका ताल्लुक़ आप जानते हैं कि कुरैश के कबीले से था, जो कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे।
उनके घर पे हमला करते थे, उनकी इबादत में रखने डालते थे, उनके ऊपर ताइफ में पथराव किया गया था, लेकिन उनकी दानिशमंदी, उनका सब्र इस्तकामत, उनकी मोहब्बत, उनकी दरिया दिली के सामने ये तमाम जो बुत थे नफरत के, बेयकीनी के, पाश पाश हो गए। तो मैं समझता हूँ उनकी सीरत तैयबा में आज भी हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं कि हमने इन दुश्मनों को, जो कि हमारे दरमियान गलत फहमी और नाउमीदी और नफरत का बीज बोना चाहते हैं, उसको हमने बुर्दबारी से, हमने मोहब्बत से, हमने दानिशमंदी से, हमने इत्तेहाद और यगानगत से इसको नाकाम बनाना है, इस साजिश को जो हमारे दरमियान गलत फहमियाँ और नफरतें पैदा करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का हर गैरतमंद, बाशऊर और मुहिब्बे वतन शहरी जो है वो पाक फौज के साथ खड़ा है, रियासत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ा है, और उसका पैगाम जो है मोहब्बत है। और इस मौके पे एक मुख्तसर बात मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ गलत फहमियाँ हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के बयानिए के हवाले से फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये है वो हार्ड स्टेट का नजरिया और ये है वो सॉफ्ट स्टेट का नजरिया कि अगर मेरा मुसलमान पाकिस्तानी भाई जो है मुश्किल में हो तो उसके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन अगर किसी ने हमें ललकारा, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमें तकसीम करने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमसे ज्यादा सख्त जो है वो कौम और दुश्मन उसको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। चेयरमैन बराबरी पाकिस्तान पार्टी जवाद अहमद साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो सर। बड़ा दिन है पाकिस्तानियों के लिए, यकजहती का दिन है, जोश का दिन है, आज यगानियत का दिन है, एक होने का दिन है, बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। आप क्या समझते हैं, जब यह करारदाद पेश की गई थी उस वक्त जो बानियान ने स्टेटमेंट अपनाया था, उस स्टेटमेंट से हम कितना दूर हैं, कितने पास हैं आज 85 बरस बाद? यार दूर तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं वो इस बात से इत्तफाक करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुआशी जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान के अंदर वो लाना है किसी न किसी तरीके से, चाहे उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो काम करें, पार्टीज़ जो हैं अपना फ़र्ज़ अदा करें, और आम लोग जो है, मैं जो हम स्पेशली कहते हैं मोबिलाइज हों और सियासत में आए। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मुझे पता है कि इस मुल्क के अंदर मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनको तो ना तो कोई सियासत में लेके आता है, ना वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। तो जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे होते हैं वो लोग वही हैं जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। उनके लिए लड़ना बंद करें, खुद मोबिलाइज हों और सियासत में आएँ। मेरा तो ये ख्याल है। राइट। अच्छा जवाद साहब, जब ये करारदाद पेश की गई थी उसके ठीक 7 बरसों बाद अलहदा वतन हासिल कर लिया था मुसलमानों ने। अब आप क्या समझते हैं, 8 दहाइयों से ज़ायद का वक्त गुजर गया, हम मंजिल हासिल कर पाए? हम मंजिल इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, एक तो जो बिल्कुल साफ बात है उन्होंने कुछ किया भी नहीं। जिन पार्टीज़ ने भी पाकिस्तान में रूल किया आज तक, मिसाल के तौर पे मुझे एक मसूद खद्दरपोश की एक किताब है, उसका नाम है नोट ऑफ डिसेंट। उसके अंदर वो साफ बोलते हैं कि 1951 में जो असेंबली थी पाकिस्तान की, सिंध की असेंबली, उसमें 90% जागीरदार थे, और 1953 में जो पंजाब की असेंबली थी उसमें 80% जागीरदार थे। तो एक तो ये हमारा अलमिया रहा है कि ऐसे लोग ही हम पे हुकूमत करते रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर जिन्होंने एक्चुअली पहले ही बड़ा एंजॉय किया था और वो यहाँ पे ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे। सियासी पार्टी जो है उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या वो आम लोगों की सियासी पार्टीज़ हैं, क्या उनके अंदर कोई आम लोग लीडर बन सकते हैं आके? क्या एक मिडिल क्लास का नौजवान लड़का या लड़की लीडर बन सकता है ऐसी पार्टी के अंदर जाके जो जिसके अंदर जगीरदार समायदार बैठे हुए और जिसके अंदर? तो जब तक ये नहीं होगा ये मुल्क नहीं चेंज होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। अच्छा जवाद साहब, आपका माजी में ताल्लुक़ पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री से रहा है। उस दौर में जब आप लोग नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो जो कुलीग थे बाकी वो भी इस तरह के दिनों में, और इसके अलावा ख़ास तौर पर मिली नग़मे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाते थे। अब नए जो आने वाले सिंगर्स हैं जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? थोड़ा सा कम रुझान नज़र आ रहा है।
जवाब मैं तो बिल्कुल सिंपली ये समझता हूँ और ये बिल्कुल सच मैं बोल रहा हूँ। जितने मैंने गाने गाए ना पाकिस्तान के लिए कि आपके अंदर से निकलता है तो आप करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो जो नौजवान हैं जिनको आप कह रहे हैं मैसेज मैं दूँ, मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले तो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी। उनको सोचना पड़ेगा कि उनका मुल्क जो है वो कैसा वो चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, उसके अंदर वो खुद क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं। खुद ब खुद उनके अंदर से नगमे निकलेंगे, खुद ब खुद वो लिखेंगे, अच्छे लिरिक्स लिखेंगे, मुल्क की मोहब्बत उनके लिरिक्स के अंदर नजर आएगी और वो गाएंगे भी उसको जोश और जज्बे के साथ। अच्छा जवाब साहब, आज खुशी का दिन है, एक होने का दिन है। आपने कहा पाकिस्तान के लिए आपने बहुत गाया, उन बहुत सारे गानों में से कोई एक सेलेक्टेड आपका जो आप गुनगुनाना चाहें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना। मैं तो अभी रिसेंटली मैंने गाना दोबारा उसको रिवाइव किया है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आजकल जो हालात है ना उसके मुताबिक ये गाना बिल्कुल आप समझेंगे फिट बैठता है इसके ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाएं, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फैलाएं इसको, हर जगह शेयर करें, क्योंकि इस गाने की वजह से शायद लोगों के अंदर दोबारा मोहब्बत जाग पड़े और जो डिविजन हुई है ना वो ख़त्म हो और हम पाकिस्तानी बन के सोच सकें। ज़रूर मैं आपके लिए कर देता हूँ। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें, भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें, हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। मुहाजिर हो, पहाड़ी हो, सुन्नी हो, शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बराबरी पाकिस्तान पार्टी जवाद अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत अब ये सोच रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए शामिल कर लिया जाए। इस पर बात होगी, हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब और IPP के सीनियर रहनुमा हमीद रोखड़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है उसमें बानी PTI की शमूलियत के बारे में भी गौर किया जा रहा है। हो सकता है कि उन्हें वीडियो लिंक एक्सेस दे दिया जाए जिसके ज़रिए उनकी भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत हो जाए। कुछ रोज़ कबल राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बानी PTI मशरूत मुआफ़ी मांग ले, सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांग लें तो उन्हें मुआफ़ कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर उन्होंने सिद्क़ दिल का अल्फाज इस्तेमाल किया था। तो क्या कहीं कोई नरम गोशा या नरमी पैदा होती जा रही है हुकूमत के लिए? क्योंकि कल तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीगी रहनुमा ये कहते नज़र आ रहे थे कि जो मुल्क दुश्मन एजेंडा अपनाए, जो हमारी फ़ौज पर तनकीद करे, जो बाकायदा तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाए डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करके, उनके साथ बैठा नहीं जा सकता, उनके साथ बैठेंगे नहीं। लेकिन अब उनको साथ बिठाने की बातें शुरू कर दी गई हैं। बैकडोर चैनल मुज़ाकरात की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुनैद अकबर ने वाज़े कर दिया कि बिल्कुल हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। क्या कहीं बैकडोर चैनल मुज़ाकरात वाकई में हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्या मुस्बत पेशरफ्त हुई है? इसके अलावा जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है उसके लिए भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि पाकिस्तान JUI के दरमियान और PTI के दरमियान जो बड़ी खलीज थी वो अब दूर हो गई है। ईद के बाद क्या अलायंस बन जाएगा और कोई बड़ी तहरीक एक बार फिर से हुकूमत के खिलाफ शुरू होने जा रही है, या शहर इक़्तिदार में एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पड़ाव डालने का इरादा रखती है? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया है IPP के सीनियर रहनुमा खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अली गौहर बलोच साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आप तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, 2022 में भी आपने कहा था कि बैकडोर चैनल मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उस वक्त इनकारी थे। अब PTI के अहम करता धरता ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, बात कर सकते हैं। तो क्या कहीं कोई बात हो रही है बैकडोर चैनल?
वो एक शेर का एक मिसरा है जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। भारत बात ये है कि आई डोंट नो कि ये किस लेवल पे ये चीज है। एक जो चीज अपेरेंटली है वो तो ये थी कि स्पीकर कौमी असेंबली के पास मुज़ाकरात चल रहे थे और उसके बाद बैक डोर चैनल को ओपन हुआ। मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन लोग कोशिशें करते रहते हैं, जो भी खैरखा होते हैं वो कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का रिजल्ट क्या होगा आई येट हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन कर रहा है, किस लेवल पर हैं। क्योंकि कोई भी जो चीज़ मुज़ाकरात है या कोई भी जो मुआहदा है या कोई भी जो अहदो पैमान है उसकी कुछ शराइत होती हैं तो वो शराइत जब पूरी ना हो तो वो सारी चीज़ जो है वो ज़ाया हो जाती है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन पर भी कोई एतबार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर, क्योंकि इनकी कोई धूप छांव नहीं है। इनकी वो एक मिसाल दी जाती है कि धूप छांव नहीं है, ये इनका कोई बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, ना इनकी कोई स्टैंडिंग है, ना इनमें से कोई ऐसा आदमी है जिसका इतना वजन हो कि वो कोई बात अगर कर दे तो उसकी बात पर पहरा दिया जाए। हमारे कबाइल में एक बात मशहूर है कि अपनी बात पर पहरा दिया जाता है, तो इनकी बात पर पहरा देने वाला इनमें से कोई नहीं आया। उन्होंने आगे क्या होता है। जी सर। राइट। तो खुर्रम साहब, हुकूमती रवैये में नरमी क्या इस बात की गुमाजी नहीं करती कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल में इस लेवल की तो राना सनाउल्लाह साहब काफी अरसे से अबाउट हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू वो तो काफी अरसे से ये चीज कह रहे हैं, इस तरफ इशारे भी दे रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का भी इस तरफ टिल्ट था, लेकिन क्या गवर्नमेंट लेवल पर ये चीज हो रही है कि अब नंबर 1, नंबर 2 ये है कि क्या इस खास मकसद के लिए मुज़ाकरात जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, इसके लिए क्या पीटीआई ने जो कहा है कि हाँ बानी तहरीक इंसाफ का इसके अंदर होना ज़रूरी है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई चीज़ इस एंगल पर नज़र आ रही है? तो ये चीज़ें अभी मेरे ख्याल में कुछ दिनों में वाजे हो जाएंगी विद इन पार्टी नून लीग में भी कि कौन ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कुछ दिनों में वाजे हो जाएगी। और पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की बहाली के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उस दिन इस पार्टी ने APC से इन्होंने वॉकआउट किया और बावजूद इसके कि ये ऐलान कर चुके थे कि ये बैठेंगे और दे वर ऑल सेट टू गो एंड जॉइन द APC, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में इन्होंने उसका बायकॉट किया। वो इनके लिए भी, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को कभी भी नहीं रोका करती। तो आई डोंट नो ये इनको कौन संजीदा ले सकता है। मेरे लिए तो ये कंसर्न है, बीइंग अ पार्ट ऑफ देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत सारी चीजें जानने के बाद कि इनके ऊपर एतबार कौन करेगा, कैसे करेगा, और कोई करेगा तो उसके पास क्या दलील है, ये मेरे लिए एक अहम चीज है। बाकी देखिए क्या होता है। जी सर। अली गौर बलूच साहब, कल तक तो लीगी रहनुमा ये कहते थे कि इनके साथ बैठा नहीं जा सकता है, जो अपनी फौज पर तनकीद करें, पाकिस्तान पर तनकीद करें, रियासत के इक़दाम पर तनकीद करें, डिजिटल मीडिया को वॉरफेयर बना दें, उनके साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता है। अब साथ बिठाने की बातें भी हो रही हैं, क्या कहीं आप लोगों से भी बात चल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर सूरत हाल ये है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, जो आपको दहशतगर्दी नजर आती है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि इन सारे दहशतगर्दों को रिहा किसने किया था? पीटीआई के दौर में हुए थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं। जनरल फैज आज भी कस्टडी में मौजूद है और उनसे पूछना चाहिए, और बल्कि दोनों लोग उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी जो है, सबसे पहली इंक्वायरी तो होनी इस बात पे चाहिए कि इन्होंने ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, मैं तो इसको नेग्लिजेंस नहीं कहता, क्राइम ही बोलूंगा, कि और ये बड़ा इंटेंशनली किया गया। और उसके बाद जो दहशतगर्दी 2013 से लेकर 2018 की उस वक्त की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उस वक्त की अफवाज ने जो मेहनत करके जिस पर 95% काबू पा लिया था, इन्होंने तमाम दहशतगर्दों को छोड़ दिया। और वो लोग न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि वो तमाम पूरे KP के और हमारे इन इलाकों में फिर दोबारा आबाद हो गए। अब वो देख ले, सीना तान के वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है।
बाकी जो हमारे हालात वाक़यात हैं बलूचिस्तान के, ज़ाहिर है वो ज़मीन जो सरज़मीन बलूचिस्तान है वो अल्लाह ताला की कीमती ज़खायर से भरी पड़ी है ज़ेरे ज़मीन। तो हमारे दुश्मनों के बेशुमार दुश्मन जो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखते हैं, उनकी नजरें उन चीज़ों पर है, और ख़ास तौर पर इंडिया और जो जिस तरह से अफगानिस्तान में कैंप बने हुए, आज जो जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्द ने जो हमले किए और जो जुबान इंडिया का मीडिया बोल रहा था, पीटीआई भी उसकी तारीफ कर रही थी। तो लेकिन अब तो इस सब के बाद आप उनको साथ बिठाने के लिए तैयार हो गए। आप लोग कल तक ये कह रहे थे कि जो मीडिया जुबान वालों के साथ ही बैठेंगे। मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये कहूंगा कि ऐसे दहशतगर्दों के साथ आप जितनी दफा भी बैठेंगे, मेरी जाती राय है, उससे आपके मुल्क को नुकसान ही पहुंचेगा, फायदा कोई नहीं होना। क्योंकि 9 मई के वाकयात देख ले, उन्होंने किसी कीमत पर भी अपनी रविश नहीं तब्दील करनी, और ऐसे लोगों की सहूलतकारी की बजाय जो उन्होंने जराइम किए हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दियां की हैं, कहीं उनको अगर छोड़ दिया जाए और मतलब है और उनके साथ सख्ती की जाए और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, रोकड़ी साहब आप क्या समझते हैं, ये जो सिद्क़े दिल से मुआफ़ी का बयान है, गो के राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा जेल से खतूत आए, अगर इस तरह का कोई माफ़ीनामा सामने आ जाता है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? नहीं, माफ़ीनामा आ गया तो पीएफ बेस मियांवाली का केस खत्म कर दिया जाएगा। माफ़ीनामा एक बंदा लिख दे कि मैं सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं बड़ा जी माफ़ी मांगता हूँ, तो ऑल द क्राइम्स which he conducted deliberately, क्या आप उनको भूल जाएंगे? और I don't know, मुझे नहीं पता, because राना सनाउल्लाह साहब himself is more liable to be asked कि वो क्या जवाब देते हैं इनके, कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि राना साहब वजीर कानून भी रह चुके हैं, तो उनसे यानी ये सिद्क़े दिल की माफ़ी वाला मुझे नहीं समझ आई। जो कुछ इस मुल्क के साथ हो चुका है और जो अभी बलोच साहब ने, मेरे भाई हैं मोहतरम, इन्होंने जिस तरीके से बातें की, तो मैं रियली जब ये बात कर रहे तो मैं सोच रहा था कि पहले सेगमेंट में मुझे ये बातें करनी चाहिए थी जो इन्होंने की हैं। अच्छा अली गौर बलोच साहब, आप ये सिद्क़े दिल से मुआफ़ी वाले स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मुसलसल ये कह रही है कि अगर मुआफ़ी मिल सकती है तो अदालतों से मिलेगी, केसेस अदालतों से रिलीफ मिलेगा आपको, और अब राना साहब कैसे कह सकते हैं कि सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगे तो मुआफ़ी मिल जाएगी? देखिए बात ये है कि हमें ये चीज पहले रियासत हुकूमत को ये फाइनल करना चाहिए कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन लीग और आता हो, नून लीग आती हो, पीपल्स पार्टी आती हो, बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। जब तक हम एक तरफ हम एक पार्टी को कहते हैं कि ये दहशतगर्दों का जत्था है, दूसरी तरफ हम उन्हें कहते हैं हमारा सिक्योरिटी का इजलास है, हम दावत देते हैं कि आप आकर असेंबली के अंदर बैठ जाएं, तो माजरत के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात बंद करें, अमन नहीं कायम होगा। अगर दहशतगर्द आपकी सिक्योरिटी मीटिंग में आकर बैठेंगे तो या तो कहें कि वो दहशतगर्द नहीं है, अगर दहशतगर्द हैं तो खुदा के लिए उनको सिक्योरिटी की मीटिंग में तो ना बिठाएं। कम अज कम इतना का हौसला हिम्मत तो रखें इन दहशतगर्दों के बारे में। कोई मुल्क अपने मुल्क के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह के लोगों को अलाउ करता है? दुनिया का कोई भी महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क इस तरह की आज़ादी देता है कि उनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जाए और खिलवाड़ किया जाए? ये वाहिद हम हैं जो उनको स्पेयर कर रहे हैं। राइट। अच्छा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, थोड़ा सा मैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। ये बनता देख रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और सियासी जमात को साथ मिलाकर चल सकती है? देखिए जी, जिस जमात को वो साथ मिला के चलने की कोशिश में हैं और जिससे वो ये समझते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं, और हमें भी ये समझ आती है कि एक सियासी जमात है जिसके वजूद के साथ इस ग्रैंड अलायंस को तकवीयत मिलती है, वो है JUI, और वो शख्सियत है मौलाना फजल रहमान खान। उनको हटाकर जो मर्जी ये अलायंस बनाएं, जो मर्जी ये धमा चौकड़ी करें, जहाँ मर्जी ये बैठकें लगाएं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब क्या मौलाना फजल रहमान खान और JUI इनके अलायंस का हिस्सा बनेगी? आई थिंक जो मुझे अपना गुमान है और गालिब गुमान है कि नॉट एट ऑल, वो कभी भी इनके किसी अलायंस का या किसी भी
प्रपोजल में शरीक नहीं होंगे। एक वजह तो ये है कि वो इस मौके के ऊपर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि मेरी मौलाना से मुलाकात हुई पिछले कुछ दिन पहले ही, तो जो मैं समझा हूँ, जो मैं उनकी पर्सनैलिटी को समझा हूँ कि वो पाकिस्तान के मामलात और उसकी नज़ाकत और वक्त के मुताबिक मामलात को समझते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे जरा सी भी हुकूमत के लिए इस खास मौके के ऊपर कोई मसला पैदा हो। तो मौलाना को जो कुछ तजर्बा है इनका, ये मेरा मुशाहिदा है कि मौलाना को जो तजर्बा है इनका पिछले इस एक साल का, तो आई डोंट थिंक कि मौलाना विल ट्रस्ट देम फॉर अ सिंगल लिटिल थिंग एज। ठीक। अली गौर बलूच साहब, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा है हमारे और JUI-FA के दरमियान जो बड़ी खलीज थी वो ख़त्म हो गई, और गुज़िश्ता रोज़ कामराद मुर्तज़ा साहब ने भी हमारे शो में बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया कि बिल्कुल खलीज ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी हद तक मामलात क्लियर हो गए। तो ईद के बाद जिस तहरीक की बातें हो रही हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI-FA के साथ और जो उनके दीगर मौजूदा हरीफ हैं जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हलीफ और इसके अलावा अचकज़ई साहब हैं, इन तमाम के साथ मिलकर वो शहर इक़्तिदार की तरफ दोबारा से एक बड़े एहतजाज के लिए आते हैं, तो हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं होगी? देखे, बात ये है, बात हुकूमती परेशानी की नहीं है। जो JUI है, JUI के और जो PTI के आपस के मुज़ाकरात हुए हैं, वहाँ पर PTI से यही मुतालबा उन्होंने किया है कि आप KPK के इलेक्शन का तो ऑडिट करवाएं। KPK ने ये मुतालबा भी KPK हुकूमत ने और PTI हुकूमत ने मौलाना साहब का तस्लीम नहीं किया, जहाँ तक हमारे पास खबरें हैं। फिर उसके वो इसलिए नहीं किया कि उनको पता है कि उन्होंने मौलाना साहब की सीटें चोरी की हुई हैं। मौलाना साहब का भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट KPK के अंदर था, जाहिर है बलूचिस्तान के बाद, तो वो समझते हैं कि उधर से उनको PTI ने जो है वो धांधली करके उनकी सीटें जो है वो ख़त्म की हैं। फिर जाहिर है KPK में वज़ीर आला से रिलेटेड और भी उनके तफज़ात हैं। फिर ख़ास तौर पर जब 26वीं तरमीम हुई तो PTI ने मौलाना साहब के ज़रिए अपने काफ़ी मुतालबे मनवा लिए, लेकिन जब मौलाना साहब ने उनको वोट देने का कहा तो ये भाग गए कि हम तो बानी PTI से पूछ के जाएंगे। और जितने बुरे अल्फाज और अलकाब से मौलाना साहब को इमरान खान मुखातिब करता रहा है हर मीटिंग, हर जलसा में, आज किस मुंह के साथ जाहिर है वो मतलब है कि वो JUI से सपोर्ट मांगते हैं। मौलाना साहब को भी इन चीज़ों का अदराक है जी। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान और PTI जो है वो इकट्ठे होकर कोई मिल के प्रोटेस्ट करेंगे। अलग अलग प्रोटेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अलायंस बनाने के लिए पार्टियों से राबिता हो रहा है, हो सकता है हुकूमत में शामिल जमातों से भी राब्ता करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हर पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो राब्ते कर सकते हैं। वो यकीनी तौर पर हुकूमत में बैठे हुए पार्टी से भी राब्ते कर सकते हैं। अगर वो हुकूमत में बैठी हुई पार्टी से राब्ते कर सकते हैं तो फिर हो सकता है हमारे अपोजिशन की पार्टी से भी राब्ते हो। अच्छा, ठीक, तो फिर दोनों फ्री चैन को हक हासिल होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलूच साहब का पॉइंट है, वक्त थोड़ा सा कम है। रोकड़ी साहब, आप समझते हैं हुकूमत में शामिल जमातों से भी राबिता करने की कोशिश की जाएगी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें, वो कैनाल्स के मामले पर, पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर लेकर हुकूमत से थोड़ी खिंची नजर आ रही है। ये थोड़ी बहुत जो खिंचना होता है ना जी, ये जो भी अलायंस होते हैं वो इस तरह रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये चीजें चलती रहती हैं और सेटल भी हो जाती हैं। नहीं, आप तो बात हो रही है जिंदगी और मौत की। बिलावल साहब ने कहा ये कैनाल्स का मामला तो जिंदगी और मौत का मामला है हमारे लिए। नहीं, ये वो चीजें हैं जिनको इसी तरीके से ही कहा जाता है और फिर उनके हल निकल आया करते हैं। ये पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। ये चीज, अगर आप एक चीज समझ रहे हैं या मैं एक समझ रहा हूं कि मेरा हक जा रहा है और मैं एक कहता हूं कि यार मेरा हक गया तो जिंदगी और मौत है, लेकिन अगर मुझे समझा दिया जाए कि भाई मेरा हक नहीं जा रहा, मुझे मेरा हक पूरा मिल रहा है और दूसरे भाई का हक उसको देना है हम सारों ने, तो फिर आपको और मुझे या मैं खुद कहूंगा हाँ यार मेरा हक तो मुझे मिल रहा है। तब हक हमने कुछ दिन के बाद तमाम भाइयों ने पानी का हक बलूचिस्तान को देना है। बलूचिस्तान का हक कच्ची कैनाल, बलूचिस्तान की पट फीडर कैनाल या जो आपके ये जो मंसूबा है साउथ का, आपने उनको देना है पानी। आपकी लाखों एकड़ टॉप ऑफ द लाइन जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं।
आपका बलूचिस्तान का जो इलाका है, ये जिस वक्त पानी पहुंच गया इसके अंदर, तो उन लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी और पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये अपना हक तो वसूल किया जाए, लेकिन दूसरे का हक भी दूसरे तक पहुंचना है। तो जब ये साबित हो जाता है कि मुझे मेरा हक मिल चुका है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं। मेरे ख्याल में ये मामला हल हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपने कही कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ मिलने की कोशिश करेगी, करते रहें, लेकिन क्या उन पर कोई एतबार करेगा या क्या उनको कोई संजीदा लेगा, ये क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि कोई आदमी भी सिवाय शायद खाकान अब्बासी साहब के और मिफ्ता इस्माइल साहब के, इनके साथ और कोई संजीदगी के साथ बैठे। वो दो भाई हमारे बैठ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका बैठना बस ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, अली गौर बलोच साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, एहतजाज हो या ना हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि ईद के बाद ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस ज़रूर बन जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।